लेट मी शेयर द स्क्रीन। सब लोगों के पास एडवेंचर वर्क की सीएसवी फाइल मिली ना सबको? ऑनलाइन हाँ सर, स्टूडेंट्स मिली। सब लोगों को मिल चुकी है ना? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पावर बीआई। सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरफेस। मैंने आपको कल बोला था कि पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करें तो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अगर आपने अपडेटेड वर्जन डाउनलोड किया हुआ है तो कुछ यहाँ पे आपको ये विजुअलाइजेशन पेन जो है ये ऊपर दिखेगा ऐसे यहाँ पे कुछ। तो थोड़ा इंटरफेस चेंज हो सकता है क्योंकि मैं इसी इंटरफेस में काम करना पसंद करता हूँ, तो मैंने यही रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बीआई इंटरफेस के बारे में अगर बात करें हम, तो दिस इज ये जो व्हाइट स्क्रीन आपको बीच में दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं कैनवास। ठीक है, इस कैनवास के ऊपर हम विजुअलाइजेशन बनाते हैं या रिपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, लेआउट जो है, ये यहाँ पे उसको बनाते हैं। जो भी चार्ट या ग्राफ्स रहेंगे वो हम यहीं पे यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, कैनवास में दिस इज लेट्स से दिस इज पेज वन, तो ये पेज वन का कैनवास है। मैं मल्टीपल पेजेस इसमें ऐड करके रिपोर्ट्स में जो मेरे मल्टीपल पेजेस रहेंगे वो वैसे यहाँ पे एडिशन कर सकता हूँ पेजेस की। ठीक है, देन कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो आपको व्यू दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू करके कुछ नाम दिखाई दे रहा है। सो ये रिपोर्ट व्यू मतलब ये कैनवास का जो व्यू है जहाँ पे आप रिपोर्ट बनाते हो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू। देन सेकेंड इज द टेबल व्यू। इस टेबल व्यू में जो टेबल आप यहाँ पे लेके आओगे पावर बीआई के अंदर, उस टेबल्स के यहाँ पे मुझे नाम दिखेंगे प्लस सारे कॉलम्स दिखेंगे यहाँ पे उस टेबल के अंदर कितने कॉलम है। और जो मैंने पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट किया उस टेबल का जो डेटा रहेगा वो डेटा भी मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जब डेटा हम पुल करेंगे देन अगेन वी सी हाउ इट विल बी लुक लाइक। ओके, सो सेकंड वन इज द दिस टेबल व्यू। देन थर्ड वन इज द मॉडल व्यू। पावर बीआई के अंदर जो मॉडल हम क्रिएट करते हैं, मॉडल इन द सेंस मल्टीपल टेबल्स को हम यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं उन टेबल्स के बीच में बेस्ड अपॉन कॉमन कॉलम। तो वहाँ पे ये जो मॉडल क्रिएट होता है पावर बीआई में, उसको हम मॉडल बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ये मॉडल क्रिएशन यहाँ पे होता है, इसको हम बोलेंगे मॉडल व्यू। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज न्यू आया है ये डैक्स क्यूरी व्यू। जो भी आप डैक्स यहाँ पे लिखते हो, आप मेजर्स जो क्रिएट करते हो, कैलकुलेशंस क्रिएट करते हो, तो उसको इवेल्युएशन करने के लिए आप ये डैक्स क्यूरी व्यू का यूज कर सकते हो। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू एंड मॉडल व्यू। तीन व्यू इंपॉर्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में आप स्विच कर सकते हो। कम टू द राइट साइड, यहाँ पे देखो एक फिल्टर पेन करके ओपन है। इस फिल्टर पेन का यूज होता है, मैं इस रिपोर्ट के ऊपर कुछ फिल्टर अप्लाई करना चाहूँ एक्सटर्नली, हार्ड कोड करना चाहता हूँ कि मैं इस पूरे पेज के ऊपर मुझे कुछ फिल्टर लगाना है। जैसे कि मेरे पास लेट्स से ईयर का कॉलम है और इस ईयर के कॉलम में मेरे पास 19, 20, 21, 22 ऐसे मल्टीपल ईयर्स की वैल्यूज है, और मुझे यहाँ पे रिपोर्ट पे बस 2020 की ही वैल्यू दिखानी है सारे व्यूज के लिए या सारे रिपोर्ट्स के लिए, सारे जो मेरे पेजेस में जितने विजुअल्स मैंने डाले हैं उन सभी विजुअल्स को मुझे 2020 के हिसाब से ही बस दिखाना है। देन एट द मोमेंट मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेज के ऊपर 2020 का फिल्टर अप्लाई करके छोड़ सकता हूँ कि यहाँ पे भले ही मेरे पास कितने भी सालों का डेटा हो, बट दिखने के लिए यहाँ पे बस 2020 का ही दिखेगा। एट टाइम, सॉरी, मतलब एट ए टाइम बस 2020 का ही मेरे को डेटा देखना है, तो 2020 का ही दिखेगा। हाँ, जो आप फिल्टर अप्लाई करोगे उस हिसाब से। बट ये जो फिल्टर रहेगा, ये फिल्टर जिसको हम हार्ड कोडेड फिल्टर हो गए, ये इसमें यूजर्स इसको चेंज नहीं कर पाता।
मतलब क्योंकि उसको पता नहीं, फिक्स फिल्टर बोल सकते हैं एक्सेल में जो डेटा वैलिडेशन में रहता है वैसे। हाँ वैसे बोल सकते हो। इसलिए फिल्टर पेन्स में हम एकदम जो फिल्टर्स हमें हार्ड कोडेड की रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट साइड की कि हमें बस उतना ही डेटा देखना है, देन एट द मोमेंट हम फिल्टर्स पेन के ऊपर वो हार्ड कोडेड फिल्टर्स करते हैं जो फिक्स ही रखना है हमें। जो फिक्स ही रखना है हमें बेसिकली। लेकिन अगर जैसे मैं ईयर की बात करूँ तो ईयर का फिल्टर फिक्स रख के कुछ फायदा नहीं, राइट। अगर उसको 19 का डेटा देखना है या 18 का डेटा देखना है या 23-24 का डेटा देखना है, देन उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ईयर चेंज कर सके। इसलिए विजुअलाइजेशन पेन में स्लाइसर्स करके एक फिल्टर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं टू फ्लेक्सिबल गिविंग अ यूजर्स टू एक्सेस लाइक फिल्टरिंग द डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये देखेंगे बाद में हम। बस अभी ये याद रखो कि दिस फिल्टर पेन्स यूज फॉर टू अप्लाई हार्ड कोडेड फिल्टर्स ऑन द रिपोर्ट्स। अगेन फिल्टर्स में यहाँ पे ऑन दिस पेज होता है, ऑल पेजेस होता है। अगर मैंने ऑन दिस पेज पे डाला है तो बस पर्टिकुलर पेज के ऊपर फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर ऑन ऑल पेजेस डाला है तो मेरे पास लेट से 3 पेजेस है तो वो फिल्टर्स तीनों पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा सेम टाइम। सेम टाइम। अगर सपोज मैं फिल्टर सेकंड पेज पे भी लगा दूं और वो तीनों पेज पे लग जाएगा। यस, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ओके। एंड एक और होता है इसमें, जब आप कोई विजुअल सेलेक्ट करते हो तो उस फिल्टर को वो उसी विजुअल के लिए भी अप्लाई करता है। जैसे मैंने कोई यहाँ पे एक विजुअल सेलेक्ट किया, सी यहाँ पे एक आया देखो फिल्टर ऑन दिस विजुअल, तो यहाँ पे तीन फिल्टर्स मेरे पास आए, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। जब विजुअल पे करेंगे तो वो तो बस उस बस पार्ट पे लगेगा। उसी विजुअल के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा, ना कि बाकी सारे विजुअल्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस। फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज ये विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे मेरे पास पावर बीआई ने इनबिल्ट कुछ विजुअल दिए हुए, कुछ चार्ट दिए हुए जो मुझे रिपोर्ट्स के लिए यूज करने हैं। जैसे मैं फर्स्ट चार्ट पे अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टैक बार चार्ट करके कुछ नाम आ रहा है इसका। तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आपको जो एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस के हिसाब से आपको चार्ट को चूज करना होता है, राइट। किसी भी चार्ट में किसी भी टाइप का एनालिसिस नहीं होता, राइट। अगर मुझे कोई जैसे हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, राइट, तो स्टॉक मार्केट में जो लाइंस आती है, लाइंस बन के आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको ट्रेंड्स बोलते हैं, राइट। ट्रेंड बोलते हैं ना, कि हम एक ट्रेंड देखते हैं। हम ट्रेंड किस हिसाब से देखते हैं कि हम डे वाइज भी देखते हैं, मतलब तीन या आवर्स की जो बंडल्स होती है उनमें पे। तो अगर मैं डे की बात करूँ तो वो आवर्सली मुझे दिखाता है कि 4 आवर्स के गैप में कितना अप एंड डाउन हुआ है। अगर मैं मंथ के हिसाब से देखूँ तो वो मंथ के हिसाब से मुझे दिखाएगा। तो इन शॉर्ट मैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई ट्रेंड देख रहा हूँ, या तो मैं ट्रेंड देखने के लिए मेरे पास लाइन चार्ट्स है, क्योंकि लाइंस में ही मुझे प्रॉपरली ट्रेंड दिखता है। अगर हम बारीकी से देखें तो स्टॉक मार्केट का जो चार्ट होता है वो एक लाइन चार्ट ही होता है, राइट। तो फिर हमें जो एनालिसिस करना है, हमें जो चीज़ दिखानी है यूजर्स को या एंड यूजर को या हमारे मैनेजमेंट को, उनको क्या रिक्वायर है, क्या देखना है उनको, उस हिसाब से हमें ये चार्ट चूज करने होते हैं। ये बात एक क्रूशियल पार्ट होता है कि हमें चार्ट चूज करने के लिए भी एक थंब रूल जैसे सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। मैं जब हम विजुअल्स देखेंगे डिटेल में तब मैं वो आपको पीपीटी दूंगा कि किस विजुअल्स को कौन से टाइम पे यूज करना चाहिए हमें, राइट। तो वो काइंड ऑफ हमें एक आसानी हो जाती है कि विजुअल चूज करना भी एक इम्पोर्टेंट होता है, राइट। ठीक है। सो ये विजुअलाइजेशन पेन में मेरे पास मल्टीपल विजुअल्स हैं जो इनबिल्ट पावर बीआई ने प्रोवाइड किए। डिसाइड दैट मेरे पास कस्टम विजुअल्स भी है, जो हम इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चीज़ों में आपको इनबिल्ट जो विजुअल्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स क्लाइंट को देना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन आप क्या कर सकते हो कस्टम विजुअल्स में। अगर आपको पता हो कि कोई कस्टम विजुअल ऐसा है जिसमें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, देन यू कैन डाउनलोड दिस कस्टम विजुअल फ्रॉम दिस गेट मोर विजुअल टैब से। ओके, सो लेट मी शोकेस यू दिस आल्सो। सो लेट्स से मैं यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स मैंने क्लिक किया,
देन जैसे हमारा ऐप सोर्स होता है या स्टोर होता है जहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये इस स्टोर पे क्या होता है, विजुअल्स होते हैं अलग अलग, राइट। और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जैसे कि ये पर्टिकुलर विजुअल है, फर्स्ट वाला टेक्स्ट सर्च स्लाइसर, यहाँ पे एक ब्लू टिक दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके साइड वाले विजुअल्स पे नहीं दिख रहा है। तो ये जो विजुअल्स रहेगा ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑथराइज किए हुए विजुअल्स, ओके। तो हमें अगर कस्टम विजुअल्स यूज करना भी है तो हमें ऐसे ही विजुअल्स यूज करने हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑथराइज किए हुए हैं। कोई भी विजुअल्स हम यूज करें, जैसे ये पर्टिकुलर विजुअल्स है तो इसको ऑथराइज नहीं किया हुआ, तो ये पर्टिकुलर विजुअल अगर आपने यूज किया हुआ है तो इसका एक्सेस जिन कंपनियों के पास होता है, जो थर्ड पार्टी कंपनियां है, वो इस विजुअल को कभी भी निकाल सकती है, तो आपका रिपोर्ट फिर फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज विजुअल्स ही हमें यूज करने हैं। प्लस अभी जो फॉर एग्जांपल ये फिल्टर को मैंने, इस विजुअल को मैंने ओपन किया, तो उस विजुअल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, उसका मेकर कौन है, किसने बनाया हुआ है, क्या क्या है उस विजुअल्स में, उसकी फैसिलिटी, तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइसिंग। यहाँ पे प्राइसिंग के नीचे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्री लिख रहा है, तो ये फ्री विजुअल है, इसको कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। जैसे मैं इसको ऐड पे दबाऊंगा बटन, देन वो जो पर्टिकुलर विजुअल है, देखो यहाँ पे ऐसे एक विंडो आएगा, इंपोर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो ये विजुअल यहाँ पे ऐड हो गया मेरे पास। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, नेक्स्ट टाइम में अगर फाइल वापस से ओपन करता हूँ तो ये विजुअल मुझे यहीं पे मिलेगा, ओके। सेम वे जैसे ये फ्री का विजुअल है, वैसे पेड विजुअल्स भी होते हैं। तो पेड विजुअल्स के टाइम पे अपने को क्या करना पड़ता है, फिर उस पर्टिकुलर विजुअल को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह जो उनकी प्रोसेस होती है उस कंपनी की, कि आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फीचर्स मिलते हैं उनके यूज करने के लिए। तो वो लाइसेंस की वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, देन अकॉर्डिंगली आपको उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में हमेशा इस कस्टम विजुअल्स के ऊपर क्वेश्चन होता ही है कि आपने कस्टम विजुअल्स पता है आपको क्या होते हैं, देन कौन से कस्टम विजुअल्स आपने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स हो देन आप कोई भी कस्टम विजुअल्स के नाम, जैसे फ्री में, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट सर्च स्लाइसर्स, ऐसे 2-3 विजुअल्स के नाम हमेशा याद करके रखने के, उसको एक बार यूज करके देखने के कि उसमें क्या फंक्शनलिटी है, क्या है, राइट। क्योंकि उनको भी पता है कि आपने कहीं से नाम लिया हुआ, एक नाम आपने कहीं से उठाया हुआ, तो वो अब फिर आपको पूछ सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन की, लेट्स से आपने बोला कि टेक्स्ट सर्च फिल्टर मैंने यूज किया हुआ कस्टम विजुअल्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर ऐसी क्या नेसेसिटी आ गई कि आपको वो फिल्टर यूज करना पड़ा, आपके पास इतने सारे प्री बिल्ट विजुअल है, देन आपने वही स्लाइसर्स क्यों यूज किया। तो इसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए, राइट, कि ऐसी नेसेसिटी क्यों आ आप, मतलब ऐसी कोई नेसेसिटी होगी ना, तभी तो आपने कस्टम विजुअल्स यूज किया है, ये तो इनबिल्ट विजुअल तो आपके पास है ही। तो फ्रेशर के लिए इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट कस्टम विजुअल्स के नाम आपको थोड़ी बार पता होने चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस होता है हाँ, या फिर अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट्स। नहीं, वो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप आपके आंसर में ही उसको नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंट देते हो, बराबर ना। तो उस, लेट्स से आपने, उसने आपको पूछा कि कस्टम विजुअल्स के रिगार्डिंग, तो आपने बोला हाँ मैंने कस्टम विजुअल्स यूज किए है, और आप लेट्स से आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, शो किया हुआ है, देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इस पर्टिकुलर कस्टम विजुअल को यूज करने की नेसेसिटी क्या है, क्यों यूज किया आपने, क्योंकि इनबिल्ट विजुअल तो आपके पास है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ना जिसकी वजह से आपको वो यूजुअल यूज करना पड़ा, राइट। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन आपको उस टाइम पे देते आना चाहिए उसको, और वो सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके आंसर से, देन एंड देन ऑल्सो ही फील दैट यू हैविंग अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। कुछ भी उठपटांग आंसर दे देंगे हम तो उसको पता चल जाएगा कि आप बस फेक रहे हो, राइट, ठीक है। तो कस्टम विजुअल्स में भी ऐसे भी बहुत सारे फ्री कस्टम विजुअल्स है जो बहुत सारे डेवलपर यूज करते हैं, जैसे सिनेप्टिक पैनल करके विजुअल्स है, वो सिनेप्टिक पैनल्स का विजुअल्स बहुत सारे यूज करते हैं कस्टम विजुअल्स। बेसिकली वो किस लिए होता है कि कोई भी आप इमेज है तो इस इमेज के अंदर आप ब्लॉक्स बना के, इमेज के ऊपर आप, जैसे कि मेरे पास कंट्री का एक मैप है, तो मैं या मेरे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की इमेज है, तो मैं उस विजुअल्स के अंदर जैसे हेड
आर्म्स, फीट, स्टमक, ऐसे अलग अलग पार्ट्स क्रिएट ऑर्गन्स का करके, आप उसके बाद डबल टेस्ट कर रहे हो मतलब मैं उस इमेज के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हेड कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे है, एंड देन मैं उस हेड के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा डेटा अकॉर्डिंगली शो करेगा, फिल्टर करेगा, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी होती है इस कस्टम विजुअल या सिनेप्टिक पैनल की। तो अ, अगर हमारे लेक्चर्स में हमें टाइम मिला आगे तो मैं उसका एक डेमो दूंगा आपको सिनेप्टिक पैनल का। अदरवाइज मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा जिसमें वो प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू यूज सिनेप्टिक पैनल, या यूट्यूब का कोई लिंक दे दूंगा जिसमें से आपको पता चल जाएगा। सी यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सिनेप्टिक पैनल आप इवन डालोगे भी तो पूरा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा आपको कि सिनेप्टिक पैनल स्क्रैच से कैसे यूज किया हुआ है, राइट। ठीक है। सो ये होगा विजुअलाइजेशन पार्ट। इस विजुअलाइजेशन पार्ट में जैसे मैंने ये पर्टिकुलर चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट एंड एनालिटिक्स ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं। ये भी जब अपन एक्चुअली विजुअल्स बनाना स्टार्ट करेंगे देन ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, ये ऑप्शंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इसको हम देखेंगे। बेसिकली अगर मैं कोई चार्ट यूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे कलर चेंजेस करने हैं, फॉन्ट चेंजेस करने हैं, या एक्सिस की वैल्यूज मुझे शो करनी है, हाइड करनी है, बोल्ड करनी है, तो ये जो मैं लेआउट रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं ना उस ग्राफ की रिगार्डिंग विजुअल रिलेटेड चेंजेस, तो ये चेंजेस आप फॉर्मेटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। है कि तो अभी तो कोई विजुअल मतलब इसमें कुछ डेटा नहीं है इसलिए ये ब्लैंक दिखेगा, बट नॉर्मली जब आप कोई डेटा इसमें पुट करते हो तो ये ऑप्शन सारे ओपन हो जाते हैं। This is the words में हम अपना tools हाँ, उसी फॉर्मेट में। यस, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन पेन हुआ। देन नेक्स्ट कम टू द दिस डेटा। यहाँ पे क्या होता है, जो टेबल आपने इंपोर्ट किए हुए उन टेबल्स के नाम यहाँ पे दिखते हैं प्लस कॉलम्स के नाम यहाँ पे दिखते हैं आपको। अगेन जो मेजर्स या कैलकुलेटेड कॉलम्स आप क्रिएट करते हो यूजिंग डैक्स वगैरह यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होते हैं मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स। ओके, इसको बंद किया गया, ठीक है। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन, ये हो गया विजुअलाइजेशन, देन द डेटा। देन नेक्स्ट पार्ट इज ये अपर का दिख रहा है मेनू बार आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग। तो जैसे एक्सेल में अपना ऑप्शंस होते हैं सेम वे ऐसा ही है वो, राइट। जैसे होम बटन में मेरे कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट रिलेटेड जितने मेरे सब मेनू होंगे वो यहाँ पे मुझे ओपन हो जाएंगे। बेसिकली दिस इज कॉल्ड मेनू बार। ये आपका मेनू बार है, हर एक मेनू के अंदर उसके सब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। जितने जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें से वो सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हम जब डेटा को इंपोर्ट करेंगे तब मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये गेट डेटा क्या है, या दिस एसक्यूएल सर्वर इंटर डेटा क्या काम करता है, ये रिसेंट सोर्सेस में क्या है, ट्रांसफॉर्म डेटा में क्या ऑप्शंस है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जैसे जैसे हम यूज करेंगे इसको तब आपको पता चलते जाएंगे, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो ये फाइल ऑप्शन है। जब मैं ये फाइल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे मुझे ऑप्शंस एंड सेटिंग आती है। ये ऑप्शन एंड सेटिंग किस लिए होती है, जो फाइल आप ये बना रहे हो ना इस फाइल की वो ऑप्शन एंड सेटिंग्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ, मैंने ये इंडिया में ये पर्टिकुलर पावर बीआई का पेज ओपन किया हुआ है। देन मैं अगर रीजनल सेटिंग जैसे यहाँ पे देखो करंट फाइल एंड ग्लोबल ऐसे दो ऑप्शन है, वी ऑलवेज डू करंट फाइल क्योंकि आप करंट फाइल में काम करते हो इस फाइल में। तो रीजनल सेटिंग में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश इंडिया है, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रीजन जिसके लिए आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, दैट कंट्री आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हम एक्चुअली देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही दिखाऊंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इसको चेंज करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पावर बीआई डेस्कटॉप का एक जनरल ओवरव्यू मिल गया आपको कि एक्चुअली होता क्या है, दिखता कैसा है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो मैंने कल आपको एक CSV फाइल दी थी उस CSV फाइल में मेरे पास अगर मैंने एक्सट्रैक्ट किया उस CSV फाइल को तो इतने मेरे पास टेबल हैं यहाँ पे। दोज आर द CSV फाइल्स नॉट एक्सेल, राइट। .csv एक्सटेंशन दिख रहा है सबको, तो ये CSV फाइल्स है, ये एक्सेल फाइल नहीं है। नो 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 नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे पावर बीआई में जब मुझे कोई भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करना होता है, कोई डेटा को मुझे पावर बीआई के अंदर लेके आना होता है, तो मेरे पास यहाँ पे ये गेट डेटा फंक्शन होता है।
मैं यहाँ पे इस गेट डेटा पे अगर क्लिक करूँ तो कॉमन डेटा सोर्सेस मुझे वो एक लिस्ट दिखाएगा। अगर मैं मोर पे अगर क्लिक करता हूँ तो जितने इस पावर बीआई में अवेलेबल डेटा सोर्स है, कनेक्टर्स, दो आर द कनेक्टर्स, डिफरेंट डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर्स यहाँ पे यूज किए गए। इसको इसने सेग्रीगेशन करके फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रखा है। जैसे मैं अगर फाइल पे क्लिक करूँ तो इतनी टाइप की फाइल्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एक्सेल है, CSV है, XML है, जेसन है, देन PDF, पार्केट एंड शेयर पॉइंट फोल्डर। अगर मैं डेटाबेस पे क्लिक करूँ तो इतने टाइप के डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। SQL सर्वर है, ओरेकल है, राइट, बहुत सारे डेटाबेस है यहाँ पे जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगेन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है, पावर प्लेटफॉर्म है, अज्यूर है। अज्यूर के जितने भी डेटा सोर्स अवेलेबल है सारे डेटा सोर्स आपको यहाँ पे सेग्रीगेशन के फॉर्म में मिलेंगे सेपरेटली। अगेन ऑनलाइन सर्विसेज है एंड अदर्स, मल्टीपल है, बहुत सारे हैं। इतना तो हम एक्चुअली यूज भी नहीं कर पाते, इतने सारे हैं यहाँ पे, राइट। अगर कोई डेटा सोर्स को आपको सर्च करना है तो आप सर्च में इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे SQL सर्वर करना है तो मैं यहाँ पे SQL टाइप करूंगा तो SQL रिलेटेड जितने भी रहेंगे वो सारे आ जाएंगे। ओके, तो हमारा जो डेटा सोर्स है वो है CSV फाइल, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर CSV सर्च करूँ तो यहाँ पे मुझे देखो टेक्स्ट CSV का एक आएगा कनेक्टर। अगर मैंने रॉन्ग कनेक्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से मैं यहाँ पे एक्सेल कनेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेल वर्क, एंड इफ आई कनेक्ट, ठीक है, तो ये मुझे, जैसे हमने रखा कहाँ पे, D पे रखा है मैंने उसको, उस फाइल को, एडवेंचर वर्क की, in this Power BI this adventure work CSV का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मुझे वो एम्प्टी फाइल दिखाएगा कि यहाँ पे कोई भी एक्सेल वर्क नहीं है। एक्चुअली उस फोल्डर में क्या है, CSV फाइल है। इसीलिए अगर मैंने एक्सेल रॉन्ग कनेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है देन आई एम नॉट एबल टू फाइंड माय फाइल्स। यहाँ से भी नहीं सर, एक्सेल फाइल में जो थे यहाँ से हाँ वो टाइप है ना, और फाइल्स में जाके मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो कनेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है ना, हाँ। उस कनेक्टर से हिसाब से आप एक्सेल फाइल को ढूंढ रहे हो CSV फाइल्स के अंदर, तो वैसे कनेक्टर ऐसा चूज करो जहां पे आप टेक्स्ट CSV, मतलब आप एक्सेल कनेक्टर को यूज करके CSV फाइल को मत लेके आओ, आप CSV कनेक्टर यूज करके CSV फाइल को लेके आओ। सो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, इसलिए कनेक्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो आई यूज दिस टेक्स्ट CSV एंड इफ आई गो टू अगेन माय फाइल, सी मुझे ये सारी फाइल्स दिखेंगी। लेट मी सेलेक्ट वन फाइल, दिस कैलेंडर टेबल का CSV, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड आई जस्ट ओपन इट। जब मैंने इसको ओपन किया तो एक पॉपअप मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप बेसिकली क्या शो करता है मुझे, जिस टेबल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जिस फाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ उसके अंदर ये डेटा है, ये कुछ सैंपल डेटा है उस फाइल के अंदर का। जैसे कि उस पर्टिकुलर CSV फाइल में बस एक ही कॉलम है डेट का, ठीक है। इसका एक प्रीव्यू आपको देगा, उस डेटा का एक प्रीव्यू देगा आपको, कि सारा डेटा नहीं शो करेगा, बस कुछ उसमें से कुछ रोज शो करेगा कि इतने टाइप का या ये डेटा आपको उस फाइल में है। अभी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर या उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में बस एक ही कॉलम दिख रहा है। लेकिन लेट मी ओपन दिस फाइल आल्सो, इसको मैंने अगर ओपन किया, चालू करा, ठीक है। ये CSV फाइल जब मैंने इसको ओपन किया हुआ है, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते ज्वाइन नहीं होते नहीं कौन ज्वाइन नहीं करा, सर बोले त्यांना मैसेज कोण जॉईनच करत नाही तर कसा मेसेज करतो मला, त्यांना मला ट्राय करायला सांगा ना परत।
ओके सो इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मैंने ओपन किया है एक्सेल में, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक ही कॉलम है, इस टेबल में एक ही कॉलम है, और यहाँ पे फर्स्ट रो मुझे दिख रहा है डेट का। लेकिन जब मैंने उसको पावर बीआई में इंपोर्ट किया तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो दिख रहा है कॉलम 1 करके, एंड देन सेकंड रो आ रहा है डेट का, राइट। तो अभी इस केस में मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज द लोड एंड द सेकंड वन इज द ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर मैंने लोड किया तो डायरेक्टली ये फाइल पावर बीआई डेस्कटॉप में ओपन हो जाएगी, यहाँ पे लोड हो जाएगी इसमें। लेट मी लोड दिस। जब मैंने इसको लोड किया तो सी यहाँ पे डेटा के अंदर मुझे अभी वो टेबल दिखना शुरू हुआ है, राइट। मैं रिपोर्ट व्यू में हूँ, अगर मैं टेबल व्यू में जाता हूँ अभी, तो इस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर का मुझे डेटा शो करेगा। यहाँ पे देखो टेबल व्यू किस लिए होता है, अभी समझ में आया। उस टेबल के, हाँ, उस टेबल के अंदर का डेटा अगर मुझे देखना है तो टेबल व्यू में जाके मैं देख सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो जितने भी कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे वो कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एक ही कॉलम है तो कॉलम 1 करके आ रहा है, राइट। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम है कि ये जो मैंने एक्चुअल डेटा में, ये कॉलम 1 नाम तो नहीं था, नाम था उस पर्टिकुलर कॉलम का हेडर का डेट, एंड देन डेट, सारी डेट उसके अंदर थी। बट ये अभी क्या हुआ, कॉलम 1 करके हेडर का नाम आ रहा है, देन फर्स्ट रो इज योर डेट एंड सेकंड रो इज योर डेट एक्चुअल। तो ऐसे डेटा को तो आप यूज नहीं कर पाओगे डेटा में, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम 1 जो है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉलम का नाम मुझे चाहिए डेट, एंड देन डेट्स के सारे जो वैल्यूज है वो उसके नीचे आ जाए। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में कर सकते हैं, तो पावर क्यूरी एडिटर नाम का एक जो विंडो है, जैसे कल हमने कंपोनेंट्स देखे, तो फर्स्ट कंपोनेंट था पावर क्यूरी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम पावर क्यूरी में कर सकते हैं। तो पावर क्यूरी में जाने के लिए हमारे पास दो वे हैं। जब मैं डेटा को इंपोर्ट किया था तो जो प्रीव्यू विंडो मेरे पास दिख रहा था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। उस टाइम पे अगर मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया होता, देन इट गो टू द पावर क्यूरी एडिटर। फर्स्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, देन लोड दिस डेटा इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप, राइट। सो अभी मैंने लोड कर लिया ऑलरेडी, अभी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, देन फॉर गोइंग टू द पावर क्यूरी एडिटर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का जो बटन दिख रहा है मुझे, इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक साइड बाय एक नई विंडो ओपन हो जाएगी पावर क्यूरी एडिटर की, जिसमें मुझे वो टेबल दिखेगा, एडवेंचर वर्क कैलेंडर जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ था। अगेन यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए डेटा के ऊपर। क्लियर। तो अभी से हम क्या शुरू करेंगे, अभी से हम पावर क्यूरी पहले स्टार्ट करेंगे। वी लर्न पावर क्यूरी, once all the transformation from all the tables done, then we load those table into Power BI desktop application, then we go for the modeling part, we complete the modeling, and then afterwards we finish the reporting part, right। तो कोई भी डेटा को जब आप एनालिसिस करते हो, कोई भी डेटा के साथ आप पावर बीआई के साथ जब उस डेटा को कनेक्ट करते हो, तो दिस इज द प्रोसेस। आप पहले कनेक्टर चूज करते हो, यू कनेक्ट टू द डेटा, आप उस डेटा को लेके आते हो पावर की एडिटर के अंदर, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, रिक्वायर्ड आपको चाहिए वो, देन यू लोड दिस डेटा इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वंस इट इज लोडेड, you create a model, you create a connection between those tables, and then you start actual reporting, visualization जो बनाना है या मेजर क्रिएशंस है, वो सारा चीज़ आप बाद में स्टार्ट करते हो, लेकिन पहले जो ये प्रीरिक्विजिट्स है ये आपको कंप्लीट करना होता है। दिस इज द प्रोसेस। क्योंकि हमेशा इंटरव्यू में आपको कभी कभी पूछते हैं कि आप स्क्रैच से पावर बीआई रिपोर्ट आपको बनाना है, तो आप कौन सी वे यूज करते हो, कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हो। सो प्रोसेस कैसी है, फर्स्ट यू यूज रिक्वायर्ड कनेक्टर, then we connect to the data, we load this data into the Power Query editor, we transform data in Power Query editors, and then load it into the Power BI desktop applications, ठीक है।
सो माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, मुझे क्या करना है, इस कॉलम 1 को निकालना है और इस डेट को यहाँ पे लेके आना है, राइट। सो अगेन मुझे इसी पर्टिकुलर जिस कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मेरा उस कॉलम का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी इस केस में मेरे पास एक ही कॉलम है तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि आपके टेबल्स में मल्टीपल कॉलम्स हो। देन आपको जिस कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको उस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, आपको एक नया कॉलम चाहिए या उसी कॉलम्स के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर मुझे एक नया कॉलम चाहिए देन आई विल गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन। अगर मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे नया कॉलम नहीं चाहिए, देन आई विल यूज दिस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। सो अपने केस में मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। इन दिस ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, सी यहाँ पे दिख रहा है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो दो ऑप्शन है मेरे पास, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। अपने केस में क्या हो सकता है ऑप्शन, राइट, दिस वन फर्स्ट वन, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। मुझे ये फर्स्ट रो जो है वो हेडर में चाहिए। सो वंस आई सेलेक्ट दिस, सी डेट का जो फर्स्ट रो था ये ऊपर चला गया यहाँ पे, एंड देन प्रॉपरली जो मेरी वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे मुझे शो कर देगा। जैसे ही आपने ये स्टेप किया, यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर कुछ रिकॉर्डेड हुआ, स्टेप रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड स्टेप्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, राइट। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, सी मैं अगर फर्स्ट स्टेप पे आ गया, यहाँ पे सोर्स एंड चेंज टाइप है बाय डिफॉल्ट, दो ही स्टेप्स है, मैंने वापस से स्टेप्स किया वो, सी स्टेप्स यहाँ पे ऐड हुआ है। स्टेप्स को आपको डिलीट करना है तो उस स्टेप्स के आगे ये देखो क्रॉस आ रहा है ऐसे, इस क्रॉस को यूज करके आप स्टेप्स को डिलीट कर सकते हो। बट जनरली वी अवॉइड दिस, हम स्टेप्स को डिलीट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, सडनली अगर आप कोई स्टेप्स बीच का डिलीट कर देते हो एंड उसके आगे वाला स्टेप्स उस स्टेप्स के ऊपर डिपेंड हो, तो वो टेबल्स को आपको एरर शूट करेगा, टेबल्स में आपको एरर दिखेगा या टेबल्स दिखेगा नहीं। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने हैं वो प्रॉपरली हम एक वे से करते हैं। अगर डिलीट करने की जरूरत पड़े तो थोड़ा ध्यान से उसको डिलीट करते हैं, ताकि पहले ये देख लेते हैं हम कि उसके ऊपर कोई स्टेप तो डिपेंडेंट नहीं आ गई, ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया, चेंज टाइप कर लिया, यहाँ तक क्लियर है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। साइड बाय साइड कर रहे हो या बाद में करोगे इसको? नहीं सर, साइड बाय साइड कर रहे हैं। साइड बाय साइड कर रहे हो, आप लोग बाद में करोगे, मतलब एक में ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से साथ में ही रहना, हाँ, साथ में ही हाँ, करना, ताकि वो बेटर रहेगा। हाँ, अगर उसी टाइम पे कुछ एरर आ जाए हाँ, तो वो रिजॉल्व करने के लिए बेटर हो रहेगा, जाए। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब मैं देखो मैंने अभी यहाँ पे ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ये स्टेप्स कर दिया, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये डेट का कॉलम है, राइट। इसमें जो वैल्यू स्टोर है ये डेट है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो डेटा टाइप दिख रहा है इसका, ये डेटा टाइप मुझे एबीसी दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किसी भी कॉलम्स के अंदर जिस टाइप का डेटा स्टोर होता है, जैसे मेरा नेम का कॉलम है तो मेरे नेम के कॉलम में मैं नेम स्टोर करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं स्टोर करूंगा, राइट। तो मैं जब कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ टेबल का, तो मैं उस स्ट्रक्चर का डेटा टाइप वहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि लेट से मेरा नेम का कॉलम है तो उस नेम के कॉलम में टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर होंगी, मेरी डेट का कॉलम है तो उसमें डेट की वैल्यू स्टोर होंगी, या मेरा कोई नंबर का कॉलम है तो उसमें नंबर्स की वैल्यू स्टोर होंगी। अगर मेरा डेट का कॉलम है तो डेट में टेक्स्ट वैल्यू तो स्टोर नहीं होगी, अभी इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, इसका क्या मतलब होता है कि ये हर एक वैल्यू वो एज ए टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है, राइट। बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये एक डेट है। तो इसलिए जब मैं इस एबीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप्स को सेलेक्ट करने की एक एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है।
यहाँ पे देखो इतने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल मतलब अगर कोई नंबर्स है डेसिमल्स के फॉर्म में तो आप स्पेशली उसको मेंशन कर सकते हो, दिस इज द डेसिमल डेटा टाइप। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डेसिमल्स वैल्यू है, राइट। या कोई फिक्स डेसिमल नंबर हो, जैसे 1 पॉइंट, बस आपको 2 डेसिमल तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वैसी वैल्यूज किसी कॉलम में स्टोर हो तो आप वैसे डेटा टाइप उसको दे सकते हो। या मैं 1 2 3 मतलब इंटीजर डेटा टाइप, या नंबर जिसमें स्टोर कर रहे हो 1 2 3 100 200 वट एवर नंबर्स, तो आप उसको होल नंबर की जगह पे रख सकते हो। कोई कॉलम में अगर परसेंटेज स्टोर कर रहे हो आप तो अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज का डेटा टाइप दे सकते हो। देन केम टू दिस डेट टाइम एंड डेट। डेट टाइम मतलब डेट के साथ अगर आपके साथ टाइम भी है देन यू सेलेक्ट दिस डेट टाइम। ओनली डेट है तो आप डेट सेलेक्ट करो, ओनली टाइम है तो टाइम सेलेक्ट करो। पावर भी है बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप को सेलेक्ट कर लेता है। इन शॉर्ट वो क्या कर लेता है कि डेटा को एनालाइज कर लेता है और अपने आप डेटा टाइप चेंज कर देता है। फिर भी एज अ डेटा एनालिस्ट हमें ये क्रॉस चेक करना होता है डेटा के साथ कि जो डेटा टाइप पावर बीआई ने दिए हुए हैं दिस इज राइट और रॉन्ग। अभी अपने केस में जैसे उसने हमने कॉलम 1 को जब चेंज किया स्टेप्स, तो उसने कॉलम 1 को किस किस बेसिस पे किया था, उसमें फर्स्ट वैल्यू उसने देख लिया था कि डेट नाम का कोई एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसलिए उसने क्या किया था इसका डेटा टाइप एबीसी कर दिया था। बट हमने अभी उसका जो यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर दिया, उसके बाद भी वो एनालाइज नहीं कर पाया कि अभी वैल्यूज जो है वो सारी डेट की वैल्यूज है, फिर भी उसने एबीसी ही दिया हुआ है। नाउ इट्स आवर टर्न टू चेंज इट टू द डेट। जैसे मैंने इसको अभी डेट में किया तो एक एरर में एक मेरे सामने एक पॉपअप आएगा जो मुझे बोलेगा कि ये जो आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर रहे हो इसके लिए आपको कुछ नई स्टेप्स ऐड करनी है या करंट जो स्टेप है आपको उसमें ही इसको रिप्लेस करना है। सो कोई भी आप कोई भी ऑप्शंस ले सकते हो। मैं रिप्लेस करंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिप्लेस करंट किया तो देखो कुछ वैल्यूज का डेटा टाइप चेंज हुआ लेकिन कुछ वैल्यूज में एरर शूट कर रहा है, राइट। ये एरर आप लोगों को भी बहुत लोगों को आएगा जो ये कर रहे हैं अभी साइड बाय साइड, इनको भी आएगा। जैसे मैंने इस एरर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वी कुड नॉट पास द इनपुट प्रोवाइडेड एज डेट वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ 1/13/2015। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 13 जो आ रहा है ये उसको मंथ कंसिडर कर रहा है। तो हमारे पास तो 12 मंथ ही होते हैं तो ये 13 मंथ कैसे होगा, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये 13 मतलब ये मंथ कैसे हुआ। तो इसलिए उसके लिए ये जो फॉर्मेट है वो डीडीएम और वाईवाई है, इसने मतलब इसको अलग लिया है। हाँ, तो ये किस लिए हुआ क्योंकि जो हमारा डेटा है उस डेटा में जो डेटा स्टोर्ड है वो है आपका मंथ डेट एंड ईयर, सॉरी डेट मंथ एंड ईयर ऐसा है, राइट। बट कभी कभी वो अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहा क्योंकि नॉर्मली हम इंडिया में जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो क्या करते हैं डेट मंथ ईयर, बट किसी और कंट्रीज में वो क्या यूज करते हैं मंथ डेट ईयर। सो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स मी ओपन दिस फाइल ऑप्शंस एंड सेटिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया था ऑप्शन एंड सेटिंग। I'll go to the regional setting, change this English India to English UK. English UK. Let's say United States, US. So English United States किया मैंने, then I hit OK. See, अभी ये एरर चला गया इसका रिफ्रेश। मैंने क्या किया, ऑप्शन एंड सेटिंग में गया, करंट लोड के अंदर मैंने रीजनल सेटिंग पे चेक किया एंड इंस्टेड ऑफ इंग्लिश इंडिया मैंने यहाँ पे किया इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ वो अंडरस्टैंड कर रहा है प्रॉपरली कि अभी जो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी डेट है, सेकंड जो है आपकी मंथ है एंड दिस थर्ड वन जो है वो आपकी ईयर है। सर वो पूरे टेबल पे मैंने हाँ, ये आपके उस फाइल के अंदर जितने भी टेबल्स रहेंगे सभी डेट्स के कॉलम के लिए वो अप्लाई होगा।
ठीक है। अभी ये एरर मेरे पास फिर भी दिखा रहा है, तो लेट्स मैं यहाँ पे स्टेप्स पे, कोई भी स्टेप्स पे मैंने जस्ट क्लिक कर लिया तो वो एरर भी चला गया यहाँ पे। हाँ वो हमेशा आपको यहाँ पे शो करता है कि वैलिड कितने हैं, एरर अगर कुछ है और एम्प्टी कुछ है उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर। सर ये पैसिफिक भी बताता है कि कौन रो में एरर है या नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताता वो कौन से रो में एरर है, सर्च वी नीड टू सर्च इट। डुप्लीकेट्स भी पता था ये सब। हाँ, डुप्लीकेट्स भी बताता है, वो यहाँ से देखते हैं हम। जैसे व्यू है, यहाँ पे व्यू में गए अपन, ये कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन किया मैंने, देखो यहाँ पे वो सब बताएगा कि काउंट कितना है, एरर कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है और उसका एवरेज कितना है। तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स के रिगार्डिंग पूरा उसका डिटेल वो आपको देता है। ये कहाँ पे होता है, इस व्यू ऑप्शंस में होता है, कॉलम प्रोफाइलिंग में। तो मैं अभी कॉलम प्रोफाइल इसको बंद कर रहा हूँ, तो क्योंकि हमें देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है। सर क्लाइंट्स के पास जाने तो क्लाइंट्स आपको ऐसे बोलते हैं कि जो अभी आपने कॉलम व्यू में जाके कॉलम वाला जो था कौन सा वाला, ये व्यू वाला? व्यू में से जो बनाया नहीं, ये तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग ये फॉर दिस इज फॉर द डेवलपर ना। ये हमें अगर देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम्स में कुछ इश्यू है क्या, क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो आप एरर के साथ तो रिपोर्ट नहीं बनाओगे, पहले तो आपको एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, कि कोई भी डेटा टाइप रिलेटेड एरर है या डेटा में कुछ नल्स वैल्यू है, एम्प्टी वैल्यूज है, तो वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के बाद, डेटा प्रॉपरली क्लियर होने के बाद ही हम रिपोर्ट्स को आगे बढ़ेंगे। ये तो वो अननेसेसरी आपके रिपोर्ट्स में वो पॉपअप होता चलेगा या शो होता चलेगा रिपोर्ट्स में, वो वैल्यूज कहीं पे नल शो करेगा या ग्राफ्स कहीं पे अचानक से कट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसलिए नल्स, एम्प्टी, एरर्स वगैरह इन सबको हम रिमूव करते हैं, देन वी मूव फर्दर। और ये हम हमसे नहीं करते, हम डिसीजन नहीं लेते इसका। जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर कोई नल है या एम्प्टी है, अभी मैं पर्टिकुलर डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल डेटा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मेरे पास 2 कॉलम है, तो एक कॉलम में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बट सेकंड कॉलम में उसकी वैल्यू हो सकती है, राइट? ऐसा कभी कभी होता है डेटा में कि कुछ कॉलम्स में उसकी वैल्यू है, उस रो के लिए मैं अगर बात करूँ तो कुछ रोज के लिए वैल्यू होती है, लेकिन बहुत सारे कॉलम्स में वो वैल्यू एम्प्टी दिखती है। अगर उस केस में आपने उस एम्प्टीज को रिमूव कर दिया तो आप डेटा लॉस करोगे, राइट? तो इसलिए उस टाइम हम क्या करते हैं, उस एम्प्टीज को किसी चीज से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जो लेट्स से मेरे पास अगर कोई कोई नेम का कॉलम है, उस नेम के कॉलम में लेट्स से एक एम्प्टी कॉलम है जिसमें कुछ नेम नहीं पुट किया हुआ, लेकिन फिर भी उसके एसोसिएटेड जो कॉलम्स है उस या रोज है उसमें वैल्यूज है, तो मैं उस नेम का जो कॉलम है जो यहाँ पे एम्प्टी है उसमें एम्प्टीज को एनए से रिप्लेस कर दूंगा, कि नॉट अवेलेबल करके एनए से रिप्लेस कर दूंगा, ताकि मेरी एरर्स जो है एम्प्टी की वो भी निकल जाए और मैं डेटा लॉस भी ना करूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो अभी लेट्स से नेक्स्ट पार्ट आता है, ये डेट का मैंने यहाँ पे उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। अभी मुझे इस डेट के कॉलम के ऊपर अनेक बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं। जैसे मुझे अभी एक कॉलम्स चाहिए यहाँ पे जो मुझे ईयर्स की वैल्यू दे, मतलब इस डेट के अंदर ये 2015 है, तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जो मुझे 2015 दे वैल्यू, राइट? तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे चूज करना है कि मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम पे करना है या नया कॉलम चाहिए। हमारे केस में हमें नया कॉलम चाहिए, राइट? तो मैं ऐड कॉलम्स पे क्लिक करूंगा, राइट? नया कॉलम चाहिए हमें ना। अभी पावर बीआई स्मार्टली आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर आप डेट का कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो और आपको उस कॉलम के बेसिस पे नए कॉलम्स चाहिए, तो अब आप ऑब्जर्व करो, ये जो बाकी के जो ऑप्शंस है ना ये ग्रेड आउट हो जाते हैं, ये ऑन नहीं रहते। ये देखो, ये डेट का जो फील्ड है ये बस ऑन रहेगा। ये अलग अलग फॉर्मेट में या अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नीचे आपने बारीकी से पढ़ा था, यहाँ पे जनरल है, ये फ्रॉम टेक्स्ट है, फ्रॉम नंबर, फ्रॉम डेट एंड टाइम, एंड दिस इज एआई पार्ट। हम जिस कॉलम के ऊपर, जिस कॉलम को यूज करके नया कॉलम बना रहे हैं, हमें पता है कि वो डेट का कॉलम है ना, तो दिस फ्रॉम डेट एंड टाइम का जो पार्ट है वो हाईलाइटेड रहेगा, मतलब उसके ऑप्शंस ऑन रहेंगे।
ये नंबर का कॉलम नहीं है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो हमें फ्रॉम डेट एंड टाइम के सेक्शन के अंदर से इस डेट को मैंने एक्सपांड किया। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए, मुझे चाहिए ईयर, मैं ईयर के ऊपर गया तो यहाँ पे मेरे पास 3 वो ऑप्शन दे रहा है, आपको ईयर चाहिए, स्टार्ट ऑफ द ईयर चाहिए या एंड ऑफ द ईयर चाहिए। सो मुझे चाहिए ईयर, आई जस्ट क्लिक ऑन ईयर। वो अपने आप कैलकुलेट करके मुझे एक ईयर का कॉलम बना के देगा, और यहाँ पे मुझे एक स्टेप्स ऐड करके देगा कि इंसर्टेड ईयर करके। स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर। अभी कोई भी ईयर है, लेट्स से 2015, उसकी स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या होगी, 1 जनवरी 2015, ओके। एंड एंड ऑफ द ईयर क्या होगी, 31 दिसंबर ऑफ 2015। अच्छा। तो लेट्स से मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया है, इफ आई गो टू द ऐड कॉलम सेक्शंस इन द डेट ईयर, लेट मी शो एंड ऑफ द ईयर। तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो ऑलवेज मुझे देगा 31 ऑफ दिसंबर। 31 ऑफ दिसंबर कब तक देगा वो, 2015 जब तक मेरा चल रहा है तब तक ये पर्टिकुलर डेट। सी यहाँ से मेरा 2016 स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके आगे वो 31 ऑफ दिसंबर 2016 देगा। सो 2016 यस लास्ट डेट देगा, एंड ऑफ द ईयर की डेट। ठीक है, अगर मुझे ये स्टेप डिलीट करनी है, एंड ऑफ द ईयर मुझे कॉलम नहीं चाहिए, सो सिंपली आई कैन चूज फ्रॉम द अप्लाइड स्टेप्स, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस। ईयर का कॉलम बन गया, राइट? सो अभी नेक्स्ट स्टेप है, मुझे जैसे मैंने ईयर यहाँ से निकाला, मुझे अभी यहाँ से मंथ का नाम निकालना है। मुझे ये भी देखना है कि ये कौन सा मंथ है। यहाँ पे तो मुझे पता है 01 दिख रहा है ना, तो 01 से अच्छा मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जो मुझे बताए कि दिस इज जनवरी, दिस इज फरवरी, दिस इज मार्च, लाइक दिस। सो अगेन अभी मुझे कॉलम कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस डेट, राइट? अगर मैं ईयर का कॉलम सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन पे जाऊँ तो इस पर्टिकुलर कॉलम में से मंथ निकालना पॉसिबल है, राइट? क्योंकि दिस इज जस्ट इंटीजर, राइट? 1 2 3 इंटीजर, इज नॉट अ डेट कॉलम। तो हमें डेट का कॉलम चूज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमें नया कॉलम चाहिए, हम एग्जिस्टिंग कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। देन आई विल गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन। ट्रांसफॉर्म में नहीं जा रहा, मैं ऐड कॉलम में जा रहा हूँ। जैसे मैं ऐड कॉलम में गया, अगेन आई विल गो टू द डेट सेक्शन। दिस टाइम आई रिक्वायर दिस मंथ, सो इंस्टेड ऑफ मंथ आई नीड नेम ऑफ मंथ। मेरे पास 4-5 ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन जितने यहाँ पे आप दिख रहे हो, मैं एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बाकी के 3-4 ऑप्शन आपको खुद को ट्राई करने हैं बाद में, राइट? तभी आप जब तक ऑप्शंस को और ट्राई नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आपको ये नहीं पता था कि लेट्स से मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं है, ऐसे कंसिडर करो कि मैंने बताया नहीं आपको कि इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर से मंथ को कैसे निकालना है, राइट? अभी मान लो कि आपको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के साथ हो या आप कोई मीटिंग फेस कर रहे हो और डिस्कशन चल रहा है और आपके सामने डेट का कॉलम है और क्लाइंट आपको पूछ रहा है कि मुझे, मेरे पास तो डेट का कॉलम है लेकिन मुझे एनालिसिस करना है मंथ वाइज, लेकिन मंथ के नाम मुझे वहाँ पे दिखने चाहिए, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। तो बैकएंड में आपके माइंड में आप एक्चुअल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही सोच रहे होंगे ना कि मेरे पास डेट का कॉलम है, देन हाउ कैन आई क्रिएट और न्यू कॉलम। क्योंकि मुझे अगर एनालिसिस करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें एक्सिस के ऊपर मुझे मंथ के नाम लिखने हैं एंड वाई एक्सिस पे मुझे कुछ वैल्यूज के साथ उसको एनालिसिस करना है, देन फॉर दिस पर्पज मेरे पास एक कॉलम होना चाहिए जिसमें मंथ के नाम हो। तो मंथ के नाम के कॉलम में कैसे ला सकता हूँ? हाँ, मेरे पास डेट का कॉलम है, तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं मंथ के नाम वहां से क्रिएट कर सकता हूँ एक कॉलम्स के अंदर। जब तक ये चीज आपको पता नहीं थी, तब आप आंसर क्या करोगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, या आप ये कॉलम डेटाबेस में ऐड कर दो, या हमें कॉलम्स क्रिएट करके दो, देन वी कैन डू। लेकिन जब आपको ये पता है कि ऑप्शन अभी ये अवेलेबल है पावर क्वेरी के अंदर, तो आप उस चीज को टैकल कैसे करोगे कि हाँ वी विल डू दैट, क्योंकि आपको पता है कि डेट के कॉलम के ऊपर से मंथ के नाम को कैसे निकालना है। मेरा कहने का ये है, जो मेरा मोटिव है बोलने का,
कि चीज़ें जब हमें पता होती है, जब हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, जब हमें पता होती है ना, तो आगे जाके जब हम डिस्कशन में होते हैं क्लाइंट के साथ या हमारे मैनेजमेंट के साथ, तब उनको आंसर करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसीलिए पावर क्यूरी के अंदर इतने सारे बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं खुद से। मेरा काम है आपको एक चीज़ बताना। जैसे मैंने आपको दिखाया कि डेट के कॉलम में मैं मंथ के ऑप्शन में गया और मैंने मंथ नेम का कॉलम क्रिएट किया, लेकिन वहाँ पे 4-5 ऑप्शन और भी है ना। तो ये आपका काम बनता है कि ये 4-5 ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, नए कॉलम बनाओ और चीज़ें खुद से देखो। खुद जब आप खुद से क्रिएट करोगे उसको, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हर एक ऑप्शन आपको क्या आउटपुट देता है। मैंने बस मंथ नेम बनाया और आपने बस मंथ नेम बनाया, लेकिन लेकिन किसी रिक्वायरमेंट में आपको अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ चाहिए होगा, एंड ऑफ द मंथ चाहिए होगा, तो ये चीज़ आप अगर आपने खुद से नहीं की होगी तो आपको पता नहीं होगा वो चीज़, राइट। इसलिए चीज़ों को हमें खुद से भी बहुत सारा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस चीज़ में। ये टूल है, इस टूल्स में ऑप्शंस हमें सारे पता होने चाहिए कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ओके, तो इनिशियल लेवल पे आपको प्रैक्टिस और एक्सप्लोरेशन बहुत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तभी पावर क्यूरी एंड पावर बीआई आपको समझ में आएगा। आप एक्सप्लोरेशन नहीं करोगे, जितना मैंने पढ़ा है आप बस उसी तक ही सीमित रहोगे, देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू भी, और एक्चुअल जब आप काम करोगे पावर बीआई के ऊपर तभी भी। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि आपको बहुत इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि यार ये ऑप्शन है, इसको मैं कहाँ से ढूंढूं, इसको कॉल करूँ, उसको कॉल करूँ, बहुत सारा हो जाता है। और हर कोई अपने अपने काम में बिजी होता है। हर टाइम पे तो आपको हेल्प के लिए कोई आएगा नहीं, राइट। हमें खुद से ही करना पड़ता है सब चीज़ें। हाँ, एक बार 2 बार कोई आपकी हेल्प कर देगा, बता देगा आपको, लेकिन हम हर टाइम तो उस बंदे के पास नहीं जाते थे। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोई बड़े इशू के लिए गए तो इट्स ओके फाइन, वो आपको एक लॉजिक बता देगा या कुछ चीज़ें बता देगा। कई बार लोग आपको बस बोल देते हैं हाँ हाँ अरे वो पावर क्यूरी में ऑप्शन है ना, आप उसको यूज़ करके कर लो। देन पावर क्यूरी में वो ऑप्शन कहाँ पे भी, वो ढूंढना भी तो हमारा काम है फिर। इसलिए चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है। और कब पता होगी, जब आप खुद से उसको ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे। अंडरस्टैंड? यस। ठीक है ना, थोड़ा मैं ज्ञान भी देता हूँ ज़रा। ओके, तो ये एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जब मैं इनिशियल लेवल पे नया पावर बीआई में जब मैंने काम शुरू किया था ना, तब ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की थी। जब मैं क्लाइंट के साथ रहता या मेरे मैनेजमेंट के साथ रहता, चीज़ें जब हमें पता नहीं होती ना, तो हम बोल नहीं पाते। और जब हम बोल नहीं पाते ना, जो हमारा इम्पैक्ट होता है सामने के ऊपर वाला, वो बहुत अलग जाता है। भले आप कितने भी नॉलेजेबल हो, आप कितना भी अपने अच्छा काम किया हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर बोल नहीं पाते ना, तो चीज़ें बहुत थोड़ी अनईजी हो जाती है हमारे लिए बाद में काम के लिए, राइट। अंडरस्टैंड? यस। टेंशन तो नहीं आ रहा है ना आगे जाएंगे? ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, राइट। हो जाएगा, सीख लेंगे हम सर आप। यस, ओके। सो नेक्स्ट टास्क है हमारा, इस डेट के कॉलम के ऊपर हमें क्या करना है, मंथ का एक कॉलम बनाना है। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड कॉलम के सेक्शन पे जाना है, क्योंकि मुझे एक नया कॉलम चाहिए, राइट। आई विल गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन, फ्रॉम द डेट आई विल जस्ट गो टू द मंथ एंड आई वांट नेम ऑफ द मंथ। When I do that, मुझे उस पर्टिकुलर डेट के लिए, वो डेट कौन से मंथ की है, उसका एक मंथ नेम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ईयर, मंथ नेम समझ में आया? ओके, ग्रेट, फाइन। ओके फाइन, अभी मुझे चाहिए, जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं इस डेट के लिए सोच रहा हूँ 1 जनवरी 2015। मुझे अभी एक ऐसा कॉलम चाहिए जो मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक दे, स्टार्ट ऑफ द वीक दे, क्योंकि मुझे वीकली भी एनालिसिस करना है। तो एक्सिस के ऊपर मुझे हमेशा उस पर्टिकुलर वीक की स्टार्ट चाहिए। जैसे मैं अगर ये 1 जनवरी 2015 बोलूँ, तो ये जनवरी मंथ दिख रहा है मुझे, बट इस पर्टिकुलर डेट में, ये पर्टिकुलर डेट जो है, इस डेट का स्टार्ट ऑफ द वीक क्या है, वो मुझे अगर यहाँ पे देखना है तो कैसे देखेंगे? अगेन आई विल चूज फ्रॉम दिस डेट कॉलम, गो टू द ऐड सेक्शंस, अगेन गो टू द डेट, this time I'll go to the week, date, then week, I want start of the week। बहुत सारे ऑप्शन देखो, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक। सो आई वांट स्टार्ट ऑफ द वीक।
तो दिस पर्टिकुलर 1st ऑफ जनवरी 2015 का वीक स्टार्ट कब हुआ था? 28th ऑफ दिसंबर 2014। ठीक है, ये चीजें थोड़ा बारीकी से अंडरस्टैंड करो। जो वैल्यू भी आपको आ रही है वो वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं, इसको भी कैलेंडर आपके सामने रहता है, उसको तुरंत ओपन करने का, चेक करने का 1st ऑफ जनवरी के दिन कौन सा दिन था और उसका वीक कब स्टार्ट हो रहा है। ये डेट आ रही जो वो बराबर आ रही है क्या? 28th ऑफ 12 जो दे रहा है वो बराबर दे रहा है क्या मुझे? ठीक है, ओके फाइन। अभी मुझे इस डेट के कॉलम से मुझे क्वार्टर्स निकालने हैं, राइट? क्वार्टर्स चाहिए मुझे। क्वार्टर्स क्या होते हैं? एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट? सो अगर मैं जनवरी टू दिसंबर की बात करूँ, 12 मंथ्स, कितने 3 मंथ्स में 4 क्वार्टर्स डिवाइड होते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है देन इट इज फाइन, जनवरी टू मार्च मेरा फर्स्ट क्वार्टर बनेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर मेरा अप्रैल से स्टार्ट होता है देन माय फर्स्ट क्वार्टर विल बी अप्रैल मई जून, दिस इज माय फर्स्ट क्वार्टर। अगेन डेटा एनालिसिस की फील्ड में फाइनेंशियल ईयर्स बहुत मैटर करते हैं, राइट? आप जिस कंपनी के लिए एनालिसिस कर रहे हो सकता है कि वो जनवरी टू दिसंबर फॉलो नहीं करती, वो जून टू समथिंग में फॉलो करती है, राइट? तो एनालिसिस आप अभी मान लो कि आपने किसी कंपनी के लिए एनालिसिस किया, आपने जनवरी टू दिसंबर करके एनालिसिस किया तो उस हिसाब से आपका क्वार्टर तो जनवरी टू मार्च हुआ, लेकिन कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर हो सकता है लेकिन से अप्रैल से लेके मार्च तक है, तो उनका फाइनेंशियल ईयर या उनका Q1 क्या हुआ? अप्रैल में जून, तो वैल्यू कहीं पे मैच ही नहीं होगी ना। आप जनवरी टू मार्च का वैल्यू उनको शो कर रहे हो और वो देख रहे हैं अप्रैल में जून का, तो एनालिसिस करते टाइम पे भी ये चीज़ें हमें याद ध्यान में रखनी होती है कि एनालिसिस हम जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं उनका फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो जो डेटा देखना चाहते हैं, वो जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उसमें वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करना चाहते हैं। वो जनवरी और दिसंबर देखना चाहते हैं और अप्रैल टू मई देखना चाहते हैं। सो दिस थिंग्स आपको कब क्लियर करनी होती है? जब आप इनिशियल रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हो, क्लाइंट के साथ जब कोई प्रोजेक्ट्स आपको मिलता है, आपको बोला जाता है कि रिपोर्ट्स बनाने हैं, एनालिसिस करना है, देन ये सारे क्वेश्चंस आपको उनको उस टाइम पे पूछने होते हैं, राइट? ठीक है, सो फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसका आपको क्लाइंट से पहले पूछ के सब डिटेल्स देना पड़ता है कि कौन से मंथ से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और कौन से मंथ एंड हो रहा है। हम इस पर्टिकुलर केस के लिए वी आर रेफरिंग जनवरी टू दिसंबर, ठीक है? लेकिन फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर होगा, जिसका जो भी रहेगा, उसका मैं आपको एक डैक्स दे दूंगा, एक कोड दे दूंगा आपको, बस उस कोड में वैल्यूज चेंज करने हैं। जैसे अगर उनका मंथ लेट से 6 मंथ से स्टार्ट हो रहा है देन यू नीड टू पुट 6 एंड अकॉर्डिंगली, तो वो कैलेंडर जो है वो आपका वैसे हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा। लेट्स फोकस ऑन नाउ फॉर जनवरी टू दिसंबर। ओके फाइन, for this particular date, let's say I wanted to know quarters, so again I'll select this date column, I'll go to my add column sections, again in date I'll select quarters, quarter of year। so ये मुझे क्या करेगा? एक नंबर देगा। so this is my one, अगर मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पे देखो मुझे 1 2 3 4 4 नंबर देगा। 4 ही क्यों देगा? क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक ईयर में 4 ही क्वार्टर होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? Okay, great. Fine. Now let me see any other further transformation. अगेन यहाँ पे देखो डे भी है, आप डे का नाम भी अगर आपको देखना है देन ऑल्सो यू कैन डू। जैसे नेम ऑफ डे मैंने किया, जैसे ये 1st ऑफ जनवरी को थर्सडे था, इसीलिए 20 ऑफ 12 को उसने स्टार्ट ऑफ द वीक, थर्सडे से 3 दिन पीछे गया ना, इसलिए 28 को गया। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टेबल के ऊपर किए। नाउ आई वांट टू लोड दिस डेटा इन पावर बाय डेस्कटॉप। लेट्स से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस टेबल के लिए कंप्लीट हुआ, मुझे अभी टेबल को लोड करना है। लेट्स से आई विल गो टू द होम, यहाँ पे देखो कोने में ऑप्शन है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ड्रॉप डाउन, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तीनों का अलग अलग यूज है, यूज इन द सेंस कि अलग अलग फीचर है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लोज करता हूँ
तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे किए है वो स्टोर नहीं होंगे, वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा विंडो। अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो ये पावर क्यूरी का विंडो जो है वो क्लोज नहीं होगा, लेकिन जो स्टेप आपने किया है वो सेव हो जाएगा, अपने मतलब अप्लाई हो जाएगा, सेव हो जाएगा यहाँ पे। और मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया तो पावर क्यूरी एडिटर का विंडो क्लोज हो जाएगा, प्लस चेंजेस जो है वो सारे सेव होके पावर BI डेस्कटॉप में वो फाइल लोड हो जाएगी। सो वी ऑलवेज डू क्लोज एंड अप्लाई। ओके, क्लोज एंड अप्लाई किया। नाउ इफ आई गो टू द टेबल व्यू, जितने भी मैंने वहां पे कॉलम्स बनाए थे वो सारे कॉलम्स यहाँ पे मेरे को अभी दिख रहे हैं। अंडरस्टैंड? टेबल व्यू में सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगेन रिपोर्ट व्यू में भी मुझे अगर मैंने देखा तो अगेन डेटा के सेक्शन में अगर इस टेबल को एक्सपांड किया तो सारे कॉलम्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ इट इज टाइम टू स्टोर दिस फाइल। फाइल, आप किसी फाइल में काम कर रहे हो, लेट्स से आज आपने काम किया तो फाइल को सेव करके रखो ताकि कल नेक्स्ट डे से वापस से ट्रांसफॉर्मेशन ना करना पड़े। सो मैं इसको सिंपली क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अगेन आई विल गो टू लेट्स से मोर ऑप्शंस। मैं किसी एक जगह पे इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं, लेट्स से DA9 Power BI and I'll save this. ठीक है, DA9 Power BI फाइल ये सेव हो गई। नाउ आई कैन क्लोज दिस। मैं इसको लेट्स से मैंने क्लोज कर दिया। मुझे पता है मैंने कहाँ पे वो फाइल स्टोर की है, ये वाली फाइल DA9 वाली। ये ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखेगी, PBIX फाइल। ये स्टोर किस फॉर्मेट में होगी, किस डेटा डॉट PBIX। इसका जो एक्सटेंशन रहेगा ये डॉट PBIX ऐसा करके आएगा। कभी कभी एक्सटेंशन भी आपको पूछते हैं कि पावर BI की फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, तो वो डॉट PBIX के साथ स्टोर होती है। मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूंगा, वो फाइल डायरेक्टली पावर BI के जो ऐप आपके पास इंस्टॉल है उसमें वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। पावर BI से ड्रॉबैक्स, no, it is totally depend upon your system memory and all these things. अगर आपका सिस्टम मेमोरी अच्छा है then it will be open fast. At least आपके पास मिनिमम 8 GB रैम तो चाहिए। मेरे केस में मेरे सिस्टम का 16 GB है तो वो ज़्यादा स्पीडली ओपन हो जाता है। हो सकता है ना कि आपकी फाइल अभी तो कुछ नहीं है फाइल में, लेकिन अगर फाइल में बहुत सारा डेटा हो, आपने बनाया हुआ हो, 10 30 50 40 पेजेस बनाया हो आपने, तो बहुत सारे विजुअल्स होते हैं उसमें, तो वो लोड लेने के लिए भी उतना टाइम लेता है, राइट। तो जहाँ तक हमने छोड़ा था इस फाइल को वो सारा डेटा हमारे पास स्टोर है। अगर फाइल को सेव नहीं करोगे सारा ट्रांसफॉर्मेशन चला जाएगा, वापस से आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बेसिक इसलिए फाइल को हमेशा सेव रखो। वर्क जैसे जैसे कर रहे हो, जैसे हम करते हैं ना कंट्रोल एस दबाते हैं आप बीच बीच में, वैसे कंट्रोल एस दबा के फाइल को सेव करते जाओ। ओके फाइन। सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम वी विल सी ऑन मंडे। ओके, इतना जब जितना किया हुआ है, लेट्स से कल संडे है, कल छुट्टी है, आराम से इसको करो। इस कैलेंडर टेबल को बनाओ, जितने ऑप्शंस मैंने आपको बताए वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और भी है, उनको एक्सप्लोर करो। कुछ ऑप्शन नहीं समझते हैं, यू आस्क ऑन मंडेज लेक्चर। ओके, लेकिन ट्राई करो, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, टूल है, टूल की प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है तभी वो समझ में रहता है या याद रहता है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है यहाँ तक? No, sir. वेट आई जस्ट कैप्चर द अटेंडेंस, लीव मत होना। और Sir, नेक्स्ट, यस
कल के सेशन का रिकॉर्डिंग और जो CSV फाइल आप बोल रहे थे ना, वो कहाँ पे मिल सकता है? इसका इस सेशन का रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे मैं अभी लेक्चर के बाद फाइल अपलोड कर दूंगा, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो उसको। CSV फाइल जो है वो मैंने DA9 के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली थी। आई डोंट नो आप ग्रुप में हो तो आपको मिली होगी वो। अगर नहीं हो तो आप सर को बोलो ऐड करने के लिए, या मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा। या किसी को भी आप, अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसको भी मैसेज करके आप ले सकते हो फाइल। ओके। वेट That's against now. Okay, I got attendance. You can leave now. जा सकते हैं, बट प्रैक्टिस करना। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड। काय का हैप्पी सर, इतना तो स्ट्रेस कर दिया और स्ट्रेस नहीं किया ना, लेकिन इतना हेक्टिक नहीं गया क्या हैप्पी रहे। रिकॉर्डिंग वेट क्या करें क्या